फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफ्र पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसने तेज निगाहों से कमरे का जायजा लिया और फिर आगे बढ़कर साइका के करीब पहुंच गया। साइका उठ खड़ी हुई थी। उसने कुछ कहे बगैर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैनेजर मुस्तरबाना अंदाज में ऊपर उठा था। मैंने इखलाकन उससे हाथ मिलाया और साइका के साथ बाहर निकल आया। होटल की इमारत के बाहर एक लंकन कार खड़ी हुई थी। सुर्ख चेहरे वाले ने कार का पिछला दरवाजा एहतराम के साथ खोला और साइका ने मुझे बैठने का इशारा किया। हम दोनों अंदर बैठे तो कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और काफी देर तक सड़कों पर चलते रहने के बाद वो एक खूबसूरत इमारत में दाखिल हो गई। यही इमारत पॉइंट नंबर 10 के नाम से मशहूर थी। साइका मुझे साथ लिए हुए इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई और फिर एक कमरे में पहुंचने के बाद उसने एक घंटी बजाई और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। इनके चेहरे पर जख्म है, उसने कहा और वो तेजी से आगे बढ़ाया। उसने मेरे गाल पर लगे हुए जख्म को देखा और फुर्ती से गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। इस दौरान साइका कुछ नहीं बोली थी। मैंने उसके अंदाज में गैर मामूली खामोशी महसूस की थी। जब उस शख्स ने मेरे गाल पर टेप लगा दिया और चला गया तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है साइका, कुछ खामोश सी हो गई हो? शर्मिंदा हूँ तुमसे, इतनी शर्मिंदा हूँ कि बयान नहीं कर सकती। अरे आखिर इसकी वजह? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, बस ये जख्म तुम्हें नहीं लगना चाहिए था और जख्म लगाने वाले की कैफियत का अंदाजा नहीं किया तुमने। मैंने कहा, काश उसके लिए मौत से भी बदतर कोई सजा होती, लेकिन यहाँ भी मुझे ही शिकस्त हुई है। ये सजा भी उसे तुम्हारे ही हाथों मिली और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। बड़ी जज्बाती लड़की हो, माफ करना, तुमने खुद ही बेतकल्फी का माहौल पैदा किया है, इसलिए मैं तुमसे गुफ्तगू करते हुए कोई तकल्लुफ नहीं बरतता। शुक्रिया मिस्टर नेल्सन, उसने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। गालबन वो मेरा नाम न जानने की वजह से खासी बोर थी। मैंने भी तहैया कर लिया था कि अभी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। साइका थोड़ी देर तक मेरे पास रही और इसके बाद मुझे आराम करने की हिदायत करके वहां से चली गई। फिर रात के खाने पर ही उससे मुलाकात हुई थी। उस वक्त वो एक खूबसूरत से सूट में मलबूस थी और बेहद खुश नजर आ रही थी। खाना इत्मीनान और खामोशी से खाया गया और उसके बाद वो बोली, आओ मैं तुम्हें इस इमारत की सैर कराऊं। मैं उसके साथ बाहर निकल आया। हम कई राहदारियों से गुजरते हुए लॉन के बगली हिस्से में पहुंच गए। यहाँ मैंने तेज रोशनी में एक ऐसी अजीब चीज देखी जिसे देखकर मैं शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। ये 6 इंसानी जिस्म थे जो घास पर सीधे पड़े हुए थे। उन पर कपड़े ढांक दिए गए थे। बादी नजर में उनकी सांस भी मफकूद मालूम होती थी। साइका आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गई। उसने पाँव की मदद से उनके चेहरों पर से कपड़े उलट दिए। मैंने देखा कि वो सब मुर्दा थे। मैं मुतखैराना अंदाज में साइका की तरफ मुड़ा तो वो खूंखार लहजे में बोली, उन लोगों में से 6 जो उस रास्ते में तुम्हारे लिए मौत के प्यांबर बन कर आए थे। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा, लेकिन कम है, बहुत कम है। तुम्हारे गाल से खून के जितने कतरे बहे हैं उनमें से हर कतरे के इव्ज एक आदमी कत्ल किया जाएगा। ये मेरा फैसला है। उसका लहजा इतना खूंखार था कि मैं कांप कर रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा। ये लड़की इस वक्त वो नजर नहीं आ रही थी जिसे मैं देखता रहा था। उसका चेहरा आग की मानिंद ढक रहा था। इतनी जज्बाती क्यों हो गई साइका? इसकी क्या जरूरत थी? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरी तौहीन हुई है और इतनी तौहीन कि मैं तुम्हारे सामने निगाह उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह बेबस हो जाऊंगी। साइका प्लीज, तुमने इतनी सी बात के लिए 6 आदमी कत्ल करवा दिए। 600 भी कत्ल हो जाएंगे तो मुझे फिक्र नहीं होगी। आखिर इन लोगों ने मुझे समझा क्या है? लेकिन मैंने परेशान लहजे में कहा, बस कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये दिखाने आई थी। अभी मेरा गुस्सा सर्द नहीं हुआ है। उस लड़की के साथ साथ चलते हुए मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। ये क्या दीवानगी थी? ये क्या पागलपन था? ये पागलपन मिस्टर चक लॉर्स की फितरत से तो मेल नहीं खाता था। वो लड़ाई बड़ाई के आदमी नहीं मालूम होते थे, लेकिन उनकी भतीजी ये लड़की। मैं मुसलसल इसके बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं साइका के साथ अंदर आ गया। एक नशिस्त गाह में पहुंचकर वो एक सोफे में दनस गई। मैं भी उसके साथ ही बैठ गया था। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने कहा, तुम भी सोच रहे होगे कि किस अजाब में गिरफ्तार हो गए।
एक नेकी की थी जिसके सिले में मुसीबतें ही मुसीबतें उठाना पड़ रही हैं तुम्हें। खैर मुसीबत तो कोई भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे तुम्हारा ये अकदाम पसंद नहीं आया। उन 6 इंसानों की जिंदगी इतनी बेवकत नहीं थी कि तुम मेरे इस छोटे से जख्म के लिए उन्हें कत्ल कर देती। हाँ, एक बात और भी सुन लो, मैंने सर्द लहजे में कहा, और वो बवें स्केड़ कर मुझे देखने लगी। क्या? उसने सवाल किया। मैं अपने मामलात खुद ही निपटा लिया करता हूँ। समंदर के किनारे जो कुछ हुआ मुझे इसका अफसोस है। अगर उस शख्स की तरफ से गोली चलाने का खतरा ना होता तो शायद मैं इस बेदर्दी से उसे ना फेंकता, लेकिन इसके बाद तुमने जो कुछ किया है वो मुझे कतई नापसंद है। मैं इंसानी जिंदगी को इतना हकीर नहीं समझता। इसका अंदाजा तुमने इससे भी लगा लिया होगा कि मैंने मिस्टर लॉरेंस को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। उसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। फिर वो बोली, तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला है मुझे। अपनी जिंदगी दे सकते हो और दूसरों की जिंदगी लेने में इतना तरद्दुद, जबकि तुम बुज़दिल इंसान नहीं हो, और मैं तुम्हारी थोड़ी सी कारकर्दगी देख भी चुकी हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो अगर तुम कहते हो तो आइंदा इन लोगों को मेरे हाथों से उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा जब तक कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जालिम इंसान, अब तो ये बता दो कि तुम कौन हो। अपना कुछ तो तारुफ कराओ मुझसे। बस एक आवारा गर्द हूँ साइका, दुनिया के किसी मकाम को अपने लिए मुंतखब नहीं कर सका। जिंदगी के अनोखे नज़ारे देखता हुआ गुजर रहा हूँ वक्त की मानिद। कोई मकसद नहीं है जीने का। यूँ समझ लो जिंदगी के बोझ को शानों पर रखे रखे दुनिया गर्दी कर रहा हूँ। खूब खूब, मैं इस नज़म को लिख लूंगी, उसने पुरमज़ा अंदाज में कहा। हकीकतें ही नज़म होती हैं। तुम अगर इनका मजाक उड़ाना चाहो तो जाहिर है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने कहा था कि तुम्हारा ये चेहरा असली नहीं है। हाँ, सही कहा था। तो फिर मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। मैं भी बहुत घटिया इंसान हूँ, तुम्हारा नाम तक मालूम करने में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। बोलो, अपना असल चेहरा दिखाओगे या नहीं? हाँ, मैं खुद भी इस चेहरे से पीछा छुड़ा लेना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि बेचारी लकी अगर तुम्हें देखेगी तो एक बार फिर अपने शोहर के पीछे पीछे घूमने लगेगी। यह कहकर वो हंसने लगी। फिर उठते हुए बोली, अमोनिया मंगवाऊं या किसी और चीज की जरूरत पेश आएगी? मेरा ख्याल है अमोनिया ही काफी होगा, मैं अभी मंगवाती हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो उसके हाथ में साइफन लगी अमोनिया की बोतल थी। उसने खुद ही मेरे चेहरे पर साइफन की फवारें मारी और मेरे चेहरे के तनाव में कमी होने लगी। उसने अच्छी तरह मेरा चेहरा अमोनिया में भिगोने के बाद बोतल एक समत रख दी और मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देखने लगी। प्लास्टिक के टुकड़े मेरे चेहरे से उखड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा मेकअप साफ हो चुका था और असल चेहरा नुमाया हो गया था। वो मुस्तरबाना अंदाज में मुझ पर झुकाई। फिर उसने अजीब से लहजे में कहा, ये तुम्हारा असल चेहरा है? हाँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम यूरोपियन बाशिंदे तो नहीं मालूम होते, जबकि अंग्रेजी तुम बिल्कुल यूरोपियों के से अंदाज में बोलते हो, बल्कि तुम्हारे लहजे में अमेरिकन स्टाइल ज्यादा है। हाँ, मैं एशिया का रहने वाला हूँ, मैंने जवाब दिया। खुदा की पनाह, वाकई तुम एशियाई ही हो, उसने अजीब से अंदाज में होंठ चिबाते हुए कहा। क्यों, एशियाई बाशिंदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरों की बात छोड़ो, सिर्फ अपनी बात करो। अगर एशिया से ताल्लुक है तो ये बताओ कौन से मुल्क के बाशिंदे हो? हिंदुस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी, मैंने जवाब दिया। ओ, मुसलमान? उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। फिर ये बताओ अरबों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। मकसद क्या है तुम्हारा? मैंने किसी कदर तुर्श लहजे में पूछा। फलस्तीन खास तौर से मेरा मौजू है। फलस्तीनियों के मौक़िफ़ और उनकी जदोजहद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? एक बार जब तुम मुझे एक इस्राएली रेस्टोरेंट में ले गई थी तो उनके बारे में तुमने मेरी राय सुन ली थी, मैंने कहा, और वो बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराने लगी। हाँ, इस वक्त भी मेरे जहन में तुम्हारे वो अल्फाज मौजूद हैं और शायद तुम्हें याद हो कि तुम्हारी राय पर मैंने चौंक कर तुम्हें देखा था। हाँ, इसकी वजह यह हो सकती है कि तुम भी दूसरे मगरबी बाशिंदों की तरह फलस्तीनियों से इख्तलाफ रखती होगी, वरना किसी इस्राएली रेस्टोरेंट से तुम्हारी दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? मौक़िफ़ कुछ भी हो इंसान का, इसके लिए कुछ दलाइल भी होते हैं उसके पास, साइका ने कहा। खैर, मैं तुमसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता, कोई फायदा नहीं होगा सिवाय तलखियों के। मैं तुम्हारी बरहमी देखना चाहती हूँ। एक शरीर मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई थी। मैं कोई सर्कस का मुसखरा नहीं हूँ जो तुम मेरी कैफियत पर हंसने की ख्वाहिशमंद हो, मैंने तुद लहजे में कहा। नाम भी बता दो ना, अब तो कौमियत भी मालूम हो गई है, उसने मेरी बात का बुरा माने बगैर शरारत आमेज लहजे में कहा। अली, तू मुझे अली के नाम से पुकार सकती हो। देखा कितनी चालाक हूँ मैं, उसने कहा और कहकहा लगा कर हंस पड़ी। फिर अपनी जगह से उठी और मेरे करीब पहुंच गई। मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए बोली,
अली, पाकिस्तानी। हाँ, फखर के साथ पाकिस्तानी, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। अली, एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये दरखास्त जरूर करूंगी कि जो कुछ मैं कहूँ उस पर यकीन कर लेना। मेरे इस वक्त के अल्फाज में कोई खोट नहीं है। मैं तहे दिल से फलस्तीनियों के मकासद की हमनवा हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि इसराइल का कयाम इंतहाई नाजायज अकदाम था, जिसके लिए दुनिया की 3 हुकूमतों ने इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई की और इसराइल को वजूद में लाने का बायस बनी। किसी का घर छीन कर दूसरों को दे देना अच्छी बात नहीं थी और ये बुरी बात मेरे हम कौमों ने की है। मैं इसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। अली, यकीन करो इस बात पर कि अपने तौर पर मैं फलस्तीनियों के लिए कुछ भी करती रहती हूँ और अब मैं तुम्हें ये बताने में कोई झिझक नहीं महसूस करती कि वो इसराइली रेस्टोरेंट एक खास मकसद के तहत मेरा ठिकाना बना है। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। मैं ये तमाम बातें तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है अली, इसलिए नहीं है कि तुम मेरे चचा के मोहसिन हो या मेरी पसंदीदा शख्सियत हो। ये सिर्फ वो हकीकतें हैं जो मेरे दिल में जागुज़ी हैं और मैं अपनी जात को सच्चाइयों के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। मैंने एक फोर्स भी बनाई है। मेरे साथ मेरे हमनवा नौजवान हैं और वो मेरे प्रोग्रामों पर अमल करते हैं। ये तमाम मामलात अंकल चक लार्स के इल्म में नहीं है। अंकल नहीं जानते कि दरपर्दा मेरे मशागल क्या है। वो बस मुझे एक खलंडरी सी लड़की समझते हैं जिसकी जिंदगी का मकसद तफरी है, सिर्फ तफरी। लेकिन ऐसा नहीं है अली। मैंने जिन लोगों को अपना हमनवा बनाया है वो बेहतरीन और मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है। उनकी तादाद 60 के करीब है और हम लोग बहुत से मामलात में मकामी तौर पर कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। इनकी तफसीलात मैं अखबारात की कटिंग के जरिए तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम भी हमनवा निकले हो। तुम्हें मैंने उसी वक्त निगाह में रख लिया था जब इसराइली रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए तुमने फलस्तीनियों की गजा पर उनके कब्जे के बारे में गुफ्तगू की थी। मैंने दिल में सोचा था अली कि अब खुसूसन लकी रोटर से मुलाकात करना पड़ेगी, क्योंकि हमें मुसलसल ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो हमारे मकसद के हामी हों। हम अपने इस ग्रोह को अजीम तर बना लेना चाहते हैं। मैं फटी फटी आंखों से उस हसीन लड़की को देख रहा था और एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा था कि पहली मुलाकात में मुझे जो दिलकशी इसमें महसूस हुई थी वो किसी अंदरूनी जज्बे के तहत ही थी, यानी वो जज्बा जो मकासद को यकजा करता है और जिसकी बुनियाद पर दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। ख्यालात मेरे जहन में रक्सा थे, लेकिन अब इतना जज्बाती भी नहीं था कि बेइख्तियार हो जाता। बस खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। वो बोली, मिस्टर अली, इत्तफाकात ही कहानियां बुनते हैं। मैं इस ख्याल की कायल हूँ। लकी रोटर से मेरी गहरी दोस्ती नहीं है, बस शनासाई समझ लो। उसके साथ तुमसे मुलाकात हुई और तुम्हारे अल्फाज एक तासुर छोड़ गए। उससे मैं दोबारा सिर्फ तुम्हारे लिए मिलती, क्योंकि मैं इन अल्फाज की हकीकत जानना चाहती थी। अब देखो, इत्तफाक से तुम मिल गए और मोहब्बत के एक तासुर के साथ मिले। क्या हम इस इत्तफाक को मुस्तकबिल की एक कहानी नहीं समझ सकते? कुछ वजाहत हो सकेगी इन मारूजात की? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक रोज के कातिलों ने तुम्हारी खिदमत हासिल की। तुम्हें स्मगल करके हॉलैंड लाया गया। हर चंद के वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन उन्होंने एक जयाले को ही हासिल किया था जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, और फिर वो शख्स एक ऐसे खतरनाक आदमी को बासानी खत्म कर सकता है जो अचानक ही पिस्तौल के साथ उस पर हमलावर हुआ हो। गोया जंगो जदल का तुम्हें खूब तजर्बा है। मुस्लिम हो और एक पुरवक्कार मुल्क के बाशिंदे हो जो खास तौर से फलस्तीन से हमदर्दी रखता है। दिल में जज्बात हो और बदन में लहू गर्म हो, तो क्या किसी मकसद के हुसूल के लिए कुछ और भी दरकार होता है? क्या तुम मुस्तकबिल की कहानी नहीं हो? क्या तुम उनमें से नहीं हो सकते जो फलस्तीन को आजादी दिलाने वाले होंगे? मेरे दिल में जज्बात का तूफान मौजूद था, लेकिन मैंने इसके आगे बंद बांध रखे थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे मेरी साफ गोई के लिए माफ कर सकती हो साइका? मैं नहीं समझी। उसने ताज्जुब से कहा, मगरिब के सर फिरे अपनी जिंदगी की यकसानियत से उकता कर मुख्तलिफ खेल खेलते रहते हैं। कहीं वो जिंदगी के रस्म रवाज को ठुकरा कर चीथड़े लटकाए आवारा गर्दी करने निकल खड़े होते हैं। नशावर अद्वियात के सहारे ज़हनी और कल्बी सुकून की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो कहीं दहशत गर्दी करके अपनी हवानी जबलत को सुकून बख्शते हैं। तुम भी वैसे ही एक मुल्क की बाशिंदा हो। तुम्हारी ये टोली ऐसे ही तफरी पसंदों पर मुश्तमिल तो नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन तुम कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें फलस्तीनियों का हम मजहब होने की बर्तरी हासिल है। मैंने तुमसे पहले ही माफी चाही थी। नहीं अली, हम उनमें से नहीं हैं। जो लोग मेरे साथी हैं उनमें 6 मुसलमान भी हैं, शामी बाशिंदे। उनमें से 4 वो हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में इसराइली खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मैंने उन लोगों की जिंदगी बचाई थी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया था। बाकी 2 बाद में शाम से आए थे। हम अपने तौर पर कई काम कर चुके हैं।
ब्लैक सितंबर के चेयर कान भी हमसे बैरूनी ताउन करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में कुछ साहिब हैसियत लोग जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन इंसानी रिश्तों की बुनियाद पर फलस्तीनियों के हामी हैं, अपने कामों में हमारा ताउन हासिल करते हैं। शर्त यही होती है कि उनका काम फलस्तीनियों के मफाद में हो। मैं तुम्हें इस सिलसिले में तहरीरी सबूत पेश करूंगी अली। मुझे एतबार आ गया साइका, इस बेहैसियत और मामूली से इंसान को तुम्हारी इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार करके जो इज्जत हासिल होगी वो इसका अहल नहीं है। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा। गोया अली तुम गोया? उसने खुशी के आलम में पूछा। हाँ साइका, तुम्हारे अहकामात की तामील करके मुझे मुसरत होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तंजीम के तमाम अरकान से मिलाऊंगी, सब तुमसे मिलकर खुश होंगे। अब तुम हमारे साथी हो। इस इमारत में यानी पॉइंट नंबर 10 में जो लोग हैं, नहीं ये सिर्फ अंकल के आदमी हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 6 से साहिल तक हमारी निगरानी की थी वो मेरे अपने आदमी थे, साइका ने बताया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प साइका। अच्छा एक बात और बताओ मुझे। जरूर पूछो, उसने मसरूर लहजे में कहा। मिस्टर चैक लार्स एक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके खिलाफ कई पार्टियां सरगर्म अमल हैं। अपने इन साथियों की मदद से तुमने उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया और उन्हें इस तरह बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? इसकी वजह दर हकीकत ये है कि अंकल लार्स आज तक मुझे एक मासूम बच्ची समझते हैं जो सिर्फ तफरीहात में दिलचस्पी लेती है। मैं अपनी शख्सियत का ये पहलू उन्हें दिखाना भी नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि वो रास्ते में रुकावट बनेंगे। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि वो इसराइली मफादात के हामी है। कई इसराइली सरमायादारों से उनकी दोस्ती है। इन हालात में मैं इतना तो कर सकती हूँ कि उनकी मालूमात से फायदा उठाऊं और जैसा कि मैंने कई बार किया है, अपनी मसरूफियात उन पर जाहिर करके मैं अपने मकसद को मौत नहीं देना चाहती। इसके अलावा ये सिर्फ कारोबारी हंगामा खेजियां हैं जिनसे अंकल खुद ही निमट सकते हैं। हाँ, उनकी जिंदगी मुझे जरूर अजीज है और मैं ये नहीं समझती थी कि उनके कारोबारी दुश्मन उनकी जिंदगी के दर पे हो सकते हैं। अगर इस बात का मुझे इल्म होता तो मैं उनके दुश्मनों को इस हद तक मफलूज कर देती कि वो अंकल के मुकाबले पर खड़े न हो सकते। इस सिलसिले में एक कबाहत ये भी है कि वो मुझे खुद कभी कुछ नहीं बताएंगे। अव्वल तो वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और अगर यकीन करेंगे तो फिर इन गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे जो मेरी जात से वाबस्ता है, और जब इसमें कामयाब हो जाएंगे तो मेरे शदीद तरीन मुखालिफ बन जाएंगे। इसलिए मैं उनके मामलात से खुद को दूर रखना चाहती हूँ। मकामी पुलिस और दीगर सरकारी इदारे तुम्हारी कार्रवाइयों में मुदाखलत नहीं करते या वो अभी तक तुम्हारी सरगर्मियों से बेखबर है? मैंने सवाल किया। हमारी सरगर्मियों के बारे में बाकायदा फाइलें पुलिस के दफातर में खुली हुई हैं। डच सीक्रेट सर्विस के लोग भी ये बात जानते हैं कि रेड पैंथर नामी एक ग्रुप ने बहुत से इसराइली मफादात को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन फाइलों में हमारे किसी भी शख्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए वो सिर्फ खला में हाथ पांव मारते रहते हैं। मेरा मकसद अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ना तो मैं अपनी इस तंजीम को दूसरों के सामने लाना चाहती हूँ और ना ऐसे लोगों को अपना राजदार बनाने की कोशिश करती हूँ जो किसी भी तौर पर मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया था। इस हकीकत से मुझे कतई इनकार नहीं था कि इंसानी जज्बों के लिए रंग, नस्ल, मजहब की तखसीस नहीं होती। जो भी सच्चाई का मुतलाशी होता है उसे रास्ते खुद मंजिल तक ले जाते हैं। अगर हॉलैंड की रहने वाली ये लड़की सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनों से बगावत और मजलूमों की हिमायत पर तुल गई थी तो कोई हैरतनाक बात नहीं थी। मैंने भी बहुत दुनिया देखी थी, सब तरह के इंसानों से वास्ता रहा था, लिहाजा इतना कम निगाह भी नहीं हो सकता था कि किसी की शख्सियत को ना पहचान सकूं। नौजवानी में इन जज्बों से सरशार ये लड़की मेरे लिए वाकई काबिल एहतराम थी, खास तौर से इसलिए कि उसका ताल्लुक मेरे मजहब से नहीं था। दूसरे मजहब की होने के बावजूद वो सिर्फ इंसानियत के नाते फलस्तीनियों का साथ देने पर आमादा हो गई थी। तुम मुतमईन हो इस बात से ली? साइका ने पूछा। मैं पहले भी मुतमईन था साइका। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि तुम अपने अंकल चैक लार्स से बहुत मोहब्बत करती हो। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे डैडी चैक माइलर भी सरमायादार थे, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो एक हवाई हादसे में हलाक हो गए और उनकी बेपनाह दौलत मेरे कब्जे में आ गई। इस दौलत का सही मसरफ मैंने यही दरियाफ्त किया। लाखों डॉलर की आमदनी है हमारी। मैं अपने मकसद के लिए बहुत कुछ खर्च करती रहती हूँ और इसके हुसूल के लिए भी मैंने बहुत से तरीकाकार अपना रखे हैं ताकि कभी हिसाबात पेश करने का मौका आ जाए तो मुझे मुश्किलात ना पेश आए और अपना राज तिश्ते अज़बाम न करना पड़े। तहाँ मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ अली कि अगर कभी ये राज खुल जाए तो मैं बाकायदा तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शामिल हो जाऊँ और उसमें रहकर अपने मकासद पूरे करूँ। मेरे सीने में यही जज्बे पिना है। खुदा करे तुम इन पर यकीन कर लो।